हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने के लिए सबसे पहले तो ये देखिए, एक कंपनी हुआ करती थी, देयर वाज अ कंपनी, ठीक है। ये कंपनी को बाहर बाहर जाकर कुछ मार्केट को एक्सप्लोर करना था और मार्केट में से कुछ ना कुछ कमा उमा कर लेके आना था, मतलब ऑब्वियसली मर्चेंट कंपनी। तो ये जो एक कंपनी थी जो ब्रिटेन में बनी थी, इसका ऑब्जेक्टिव था कि भाई हम इंडिया और जितना भी वो ईस्ट वाला पोर्शन है, देखिए आपको पता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इस तरीके का है। इसका जो एकदम टीप है, यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको बोला जाता है केप ऑफ गुड होप। दिस इज द पॉइंट, ठीक है। ये एक प्लेस है, केप ऑफ गुड होप। आप मैप देखेंगे तो वहाँ पर आपको सबसे नीचे टिप पे पॉइंट दिखेगा, दैट इज केप ऑफ गुड होप। तो ये जो कंपनी थी जिसको आप ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोलेंगे, इसको राइट मिला था कि केप ऑफ गुड होप के ईस्ट वाले सारे एरिया में आप जाकर ट्रेड कर सकते हो और अकेले ट्रेड करोगे। ब्रिटेन की और कोई भी दूसरी कंपनी नहीं जाएगी ट्रेड करने। ईस्ट में इंडिया इधर है ना, इंडिया यहाँ पर है, चाइना यहाँ पर है, तो ऑल दीज कंट्रीज आर टू द ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप। तो दिस पर्टिकुलर कंपनी गॉट द राइट टू डू अ ट्रेड इन द ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप, और बेसिकली सबसे मेन था इंडिया एंड चाइना, ठीक है। सो ये जो कंपनी है, दिस कंपनी इज कॉल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट दी रॉयल असेंट या रॉयल परमिशन, ब्रिटेन से परमिशन मिला था ऑन 31 दिसंबर 1600। वहाँ की महारानी क्वीन एलिजाबेथ ने इसे परमिशन दिया था, क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है जी। एलिजाबेथ उस समय क्वीन थी। उन्होंने इस कंपनी को परमिशन दिया था क्या, कि यू विल बी द सोल या यू विल बी हैविंग अ मोनोपोली टू डू अ ट्रेड टू द ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप, ठीक है। तो ये ब्रिटेन की, इसको क्या दिया, इस कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ ने ग्रांट किया, शी ग्रांटेड व्हाट, शी ग्रांटेड ट्रेड मोनोपोली टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू डू ट्रेड इन या टू डू ट्रेड ऑन ईस्ट ऑफ या ऑन ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, राइट। और इसमें भी स्पेशली क्या था, तो स्पेशली इंडिया एंड चाइना, मेनली दे वांटेड टू डू अ ट्रेड विद इंडिया एंड चाइना, वहाँ से माल खरीद करके ये ब्रिटेन में लाना है, ठीक है, इंडिया एंड चाइना। नाउ व्हेन वी से ट्रेड मोनोपोली जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब दिस विल बी द ओनली ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटेन की और कोई भी कंपनी नहीं आएगी जो इस तरफ ट्रेड करने आएगी। कोई दूसरे कंट्री की कंपनी हो सकती है, फ्रांस की कंपनी हो सकती है, पोर्तुगीज वाले लोगों की कंपनी हो सकती है, किसी भी और कंट्री की कंपनी हो सकती है, लेकिन ब्रिटेन की ये इकलौती कंपनी होगी हु विल बी डूइंग अ ट्रेड टू द ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप, ठीक है जी। तो अभी हमने शुरू किया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जस्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं। पहले तो हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ये एक कंपनी बनाई गई थी, इसे रॉयल असेंट मिला था वहाँ के ब्रिटेन की महारानी का ऑन 31 दिसंबर 1600। एंड हु इज द पर्सन टू गिव दिस रॉयल असेंट, तो क्वीन एलिजाबेथ। शी ग्रांटेड अ परमिशन टू दिस कंपनी, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी, टू डू ट्रेड टू द ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप क्या है, अफ्रीका जो है, अफ्रीका का जो ये टिप पॉइंट है उसका ही नाम है, वहाँ पर लोकेशन है केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में इकलौती कंपनी होगी ब्रिटेन की और कोई भी कंपनी नहीं होगी जो केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में जाएगी ट्रेड करने के लिए। दिस विल बी द ओनली ब्रिटिश कंपनी, ठीक है जी। दिस इज व्हाट इज सेड, ठीक है। अब गेटिंग दिस परमिशन, जैसे ये परमिशन ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला, अब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आना शुरू करेगी। तो ये जो कंपनी है, दिस पर्टिकुलर कंपनी, दिस विल कम टू इंडिया। अब नाउ दीज पीपल दे विल बी कमिंग टू इंडिया एज अ ट्रेडर, यहाँ पर ट्रेडर के तौर पर दे विल बी कमिंग टू इंडिया, राइट। अब जब वो इंडिया में आएंगे, इंडिया में आने के बाद में धीरे धीरे कुछ सिचुएशन भी बदलेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट चेंजिंग सिचुएशन एंड इंक्रीजिंग ग्रीड, लालच भी बढ़ा और माहौल भी बदल रहा है। ये वाले ट्रेडर्स लोग अब आगे चलकर ट्रेडर प्लस रूलर भी बनना शुरू कर देंगे, ठीक है, रूलर, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, ये जब ट्रेडर और रूलर बनेंगे, इसी टाइम पर इन लोग एक्सप्लॉयटेशन अपने पूरे पिक पर पहुंचाना शुरू कर देंगे। देयर विल बी हाई लेवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, हाई लेवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो हेंस गवर्नमेंट अब इसके बाद से कुछ एक्ट लाना शुरू करेगी। देयर विल बी अ सीरीज ऑफ एक्ट
राइट। सीरीज ऑफ एक्ट होगा 1773, 1784, 1793, 1813, 1833, ऐसे करके बहुत सारे एक्ट होंगे जिसको अब हम एक एक करके सीक्वेंस वाइज वी आर गोइंग टू ट्रेस। अब ये सीरीज ऑफ एक्ट होगा, जिस सीरीज ऑफ एक्ट का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए आपको ये सारे एक्ट में यही मेजर पॉइंट दिखेगा। पहला, सीरीज ऑफ एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट करने वाली क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एज अ रूलर, इसको इन लोग रिड्यूस करेंगे। आप सीरीज ऑफ एक्ट में आपको यही ट्रेस होगा कि धीरे 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 करके इसका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर खत्म होता जाएगा। ठीक है, आप ये भी देखेंगे कि इसका एज अ ट्रेड मोनोपोली जो इसके पास है, मोनोपोली, सीरीज ऑफ एक्ट में आपको अब यही नोटिस होने वाला है कुछ देर में। ये भी देखते देखते ब्रिटिश गवर्नमेंट खत्म कर रही है, क्योंकि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी अब तानाशाही शुरू हो चुकी थी। ये अपने आप को एक सॉवरिन एंटिटी जैसा, अपने आप को देश के बराबर ही, उतना ही बराबर टक्कर का मानना शुरू कर दिया था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी लग गया था कि अब इसको कंट्रोल में रखना जरूरी है। तो देखते देखते इसकी ट्रेड मोनोपोली को कम कर दिया गया। कम क्या, खत्म ही कर दिया फ्यूचर में जाके। इसके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को भी खत्म कर दिया। ठीक है, और होगा क्या, इस सीरीज ऑफ एक्ट में आप देखेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पावर को इंक्रीज किया जा रहा है। जैसे जैसे इसका पावर खत्म होगा वैसे वैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल एंड पावर इंडिया के ऊपर बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर इसी सीरीज ऑफ एक्ट में आप देखेंगे कि इंडियंस लोगों का पार्टिसिपेशन, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इंडियंस लोगों का पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाएगा, धीरे धीरे करके बढ़ाया जाएगा, स्लोली। पहले नॉमिनेटेड मेंबर के तौर पे लाएंगे, फिर थोड़ा सा और आप उसको अनऑफिशियली इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स के तौर पे लाएंगे, फिर डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स के तौर पे लाएंगे। मतलब धीरे धीरे इंडियंस लोगों का पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल अफेयर इज गोइंग टू इंक्रीज, राइट। और ये ऑब्वियसली इसका रीजन था इंडिया में जो पॉलिटिकल सिनेरियो डेवलप हुआ था, दैट वाज एक्चुअली कंपेलिंग द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द इंडियन पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट करना हुआ। ये पूरा मैकेनिज्म आपको दिखेगा। इसी सीरीज ऑफ एक्ट में आपको दिखेगा सेपरेशन ऑफ पावर कैसे इंडिया में आ रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर कैसे आ रहा है। ठीक है, ये सारा चीज आपको एक सीक्वेंस सीरीज ऑफ एक्ट के थ्रू दिखाई देगा जो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नाउ स्टार्टिंग, सी व्हाट हैपेंड कि वी नो देयर इज अ कंपनी कॉल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। ईस्ट इंडिया कंपनी ओरिजिनली it was a trader, right, doing a trade। और ट्रेडर भी कैसे, they used to come to India, purchase the product, go and sell in Britain। ठीक है, सिमिलरली they used to collect some product from Britain और इंडिया में आकर सेल करते थे। ऐसे ट्रेडर्स को कहा जाता है मर्चेंट ट्रेडर्स या मर्केंटाइल ट्रेडर्स। ठीक है, तो ये कैसे ट्रेडर्स थे, इन लोग मर्चेंट ट्रेडर्स थे, मर्चेंट ट्रेडर्स, यानी या फिर आप बोल सकते हैं मर्केंटाइल ट्रेडर्स थे। ठीक है, ओरिजिनली दिस पीपल वो मर्केंटाइल ट्रेडर। लेकिन अब इंडिया में सिचुएशन क्या चेंज होगा, 1707 औरंगजेब का डेथ होगा इंडिया में। ठीक है, डेथ ऑफ औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब की डेथ हो जाएगी। अब औरंगजेब की डेथ होने के साथ ही क्या होगा, सेंट्रल पावर इन इंडिया वीक हो जाएगी। औरंगजेब के डेथ के साथ ही मुगल पावर वीक हो गई थी इंडिया में। दिल्ली में जो शासन था वो दिल्ली का शासन वीक होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो सेंट्रल पावर इन इंडिया इसके बाद में वीकेंड, ये वीक हो गया था। ठीक है, सो आफ्टर द डेथ या फिर पोस्ट 1707 इंडिया में सेंट्रल पावर वीक हो चुकी है। ठीक है, अब सेंट्रल पावर वीक होने के साथ ही आदमी में लालच तो आएगा ही आएगा, भाई वहाँ पर कमजोर है तो क्यों ना हम ही औरंगजेब बन जाते हैं, हम ही क्यों ना पावर सीज करना शुरू करेंगे। ठीक है, सो नाउ देयर विल बी एन एम्बिशन, एन एस्पिरेशन टू हैव अ ग्रेटर कंट्रोल, ग्रेटर पावर। ठीक है, बट फिर भी छोटा छोटा बीच में इन लोगों को चैलेंज मिलेगा। बट वॉट विल हैपन इज इन 1757। अच्छा, इस बीच में कुछ इन लोगों के साथ में टेंशन भी होगा। लाइक फॉर एग्जांपल इन लोग टैक्स पे नहीं करना चाहते हैं, बट बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खान वो बोलता है कि भाई टैक्स पे करो, वो छोड़ रहा नहीं है। इन लोग दस्तक का जो ये है क्या बोलते हैं उसको ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं मिसयूज़ कर रहे हैं दस्तक का, बट वहाँ का बंगाल का गवर्नर इन लोगों को प्रेशर कर रहा है। तो इस तरीके का टेंशन भी होता है जो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये देखिए 1707 के बाद में 1757 का टाइम आएगा। 1757 को 23 जून 1757, दिस इज द डेट। ये डेट को क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी।
बैटल ऑफ प्लासी, and this is the first victory of British on Indian soil, first major victory of British on Indian soil. ठीक है, अब यहाँ से इन लोगों को अपना स्ट्रेंथ भी रियलाइज हो रहा है। सी, एक तो पहली बात सेंटर वीक हो गया है, दूसरा बीच में छोटे छोटे लोगों के साथ टेंशन भी चल रहा है, छोटे छोटे सेंटर वीक है, छोटे छोटे लोगों के साथ टेंशन चल रहा है। इसी बीच में 23 जून 1757 बैटल ऑफ प्लासी, ईस्ट इंडिया कंपनी की विक्ट्री होती है। तब रियलाइज होता है भाई हम भी तो ताकतवर है, क्यों नहीं छोटे वालों को खत्म करके हम भी पावर में आ जाते हैं। ठीक है, तो एक एस्पिरेशन, एम्बिशन इन लोगों का बढ़ेगा कि हम ट्रेडर से अब रूलर भी बनेंगे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 1764 का 22 अक्टूबर 22 of October 1764, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर, राइट। नाउ आफ्टर दिस बैटल ऑफ बक्सर, ब्रिटिश लोगों ने क्या किया? आफ्टर दिस बैटल ऑफ बक्सर, अब ब्रिटिश एम्बिशन या एस्पिरेशन टू बी अ रूलर वो पूरी तरीके से ग्रो हो चुका था ना। After this, what will happen? There will be a person called Lord Clive, Robert Clive, Lord Clive, Robert Clive. Robert Clive क्या करेगा? ये कुछ पावर को सीज करेगा। पावर सीज करने वाला है किससे? फ्रॉम इंडियन रूलर्स, फ्रॉम इंडियन रूलर्स। नाउ व्हाट इज दैट पावर? द पावर टू कलेक्ट रेवेन्यू, रेवेन्यू कलेक्ट करने का पावर। दिस इज कॉल्ड दीवानी राइट। ठीक है, तो ये दीवानी राइट एक्वायर करेगा। दीवानी राइट। नाउ यहीं से रॉबर्ट क्लाइव एस्टेब्लिश करता है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज कॉल्ड ड्यूअल गवर्नमेंट, राइट। ड्यूअल गवर्नमेंट की स्थापना होती है। 1765 का ही टाइम है। दिस इज 1765 when Robert Clive will establish, Robert Clive, he will establish what? तो ड्यूअल गवर्नमेंट। अब ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब क्या था? तो देखिए, दो लोग पावर में है। लाइक ड्यूअल गवर्नमेंट में क्या था कि देयर इज टू डिफरेंट राइट विथ टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। लाइक फॉर एग्जांपल दीवानी राइट, दीवानी राइट एंड निजामत राइट। निजामत राइट, दीवानी राइट का मतलब होता है राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। ठीक है, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। वेरेज निजामत राइट का मतलब होता है राइट टू डू अ क्रिमिनल जस्टिस या फिर अथॉरिटी ओवर द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है, कंट्रोल, निजामत राइट मतलब कंट्रोल ओवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड? दिस पर्टिकुलर ड्यूअल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1765। अब ये ड्यूअल गवर्नमेंट कब तक सर्वाइव की पता है? 1772 तक, क्योंकि 1772 के बीच में बहुत प्रॉब्लम होगा। अब इमेजिन करिए ये बंगाल है, ठीक है। अच्छा, और ये राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा। उस समय उड़ीसा था तो इसके लिए उड़ीसा ही लिख देते हैं। ठीक है, नाउ जस्ट इमेजिन दिस इज बंगाल। बंगाल में आप सभी लोग यहाँ पर रहने वाले, यहाँ की प्रजा है। ठीक है, अब इस एरिया में अगर एक रूलर होगा जो आपसे टैक्स कलेक्ट कर रहा है और वो ही आपको सर्विस भी ग्रांट करेगा, तो आप लोगों के लिए क्लैरिटी है, देयर इज़ अ क्लैरिटी कि भाई जो आदमी हमसे टैक्स ले रहा है उसी से हम क्वेश्चन करेंगे कि भाई हमारे लिए सर्विस अवेलेबल क्यों नहीं है। लेकिन इमेजिन करिए दो लोग हैं, एक आदमी टैक्स कोई और कलेक्ट करेगा और सर्विस देने का काम किसी और का है। वो टैक्स कलेक्ट करता है, अपने पास रखता है, और सर्विस देने का काम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहली बात तो पहला तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई किसको कांटेक्ट करें, हमारे पास सर्विस टैक्स से आ रहा नहीं है। आप मेरे पास आते हैं तो फिर मैं कहता हूँ कि भाई वो तो पैसा ही मुझे नहीं दे रहा है, आप लोगों से कलेक्ट करके उसने अपने पास ही रख लिया है, ही इज़ नॉट प्रोवाइडिंग मी द फंड, सो मैं आप लोगों को सर्विस कहाँ से ग्रांट करूँगा।
पहला प्रॉब्लम, राइट। तो यानी आप लोगों में एक पहला कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा, कौन सी अथॉरिटी के पास हमें जाना चाहिए, ठीक है। उसके पास जाते हैं तो वो बोलता है वो पैसा लेना मेरा काम था, सर्विस देना मेरा काम थोड़ी है, मैं नहीं सर्विस देने वाला। और आप मेरे पास आते हैं तो मैं बोल रहा हूँ कि पैसा मेरे पास तो है ही नहीं, पैसा वो कलेक्ट करके वो उसका काम था, मुझे उसमें से थोड़ा फंड प्रोवाइड करना, सो दैट आई विल प्रोवाइड यूर सर्विस, बट बिकॉज मेरे पास ही फंड नहीं आया, आई कांट प्रोवाइड यूर सर्विस। सो यहाँ पर पूरा कन्फ्यूजन हो जाएगा। सो वॉट हैपन बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम, देयर वॉज अ कन्फ्यूजन अमंग द पीपल। इसके वजह से हुआ क्या, इसका इंपैक्ट क्या था कि कंफ्यूजन अमंग द पीपल, अमंग द पीपल, ठीक है। पीपल्स में कंफ्यूजन बहुत बढ़ चुका था, राइट। सेकेंड चीज अब कंफ्यूजन, एक तो पहली बात कंफ्यूजन सब लोगों में बढ़ रहा है। दूसरा चीज ये था कि ये जो दीवानी राइट है इसके पास, टैक्स कलेक्ट करने का राइट, ये टैक्स कलेक्ट करने के राइट का बहुत एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया, राइट। हाई लेवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, और पब्लिक लोगों से टैक्स कलेक्ट करो, कैसे भी कलेक्ट करने का है। और टैक्स कलेक्ट करने के चक्कर में दे स्टार्टेड टू फोर्स द पीपल टू कल्टिवेट कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स कल्टीवेट करो, आप इंडिगो कल्टीवेट करो, ये लो वो लो, मतलब है ना, प्रेशर ज़्यादा डालना शुरू कर दिया दीवानी राइट कलेक्ट के थ्रू, रेवेन्यू कलेक्ट करने के चक्कर में। तो इन लोग ने क्या किया, सबसे पहली बात तो रेवेन्यू इंक्रीज कर दिया, राइट। They increased the revenue. Revenue was increased. Rents were increased. Revenue बढ़ा दिया, rent बढ़ा दिया। और अब जो फार्मर्स लोग थे, दे कंपेल्ड, इन लोगों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द पीपल एंजॉइंग दिस दीवानी राइट्स, दे स्टार्टेड टू कंपेल द पीपल ऑफ बंगाल टू कल्टिवेट कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। अब फूड क्रॉप का कल्टीवेशन हो रहा नहीं है, राइट। कैश क्रॉप आप कल्टीवेट कर रहे हैं। इसी बीच में क्या होता है, एक साल बारिश नहीं होगा, खाने का कुछ है ही नहीं अवेलेबल। एक तो पहले से भी हम कैश क्रॉप्स कल्टीवेट करते थे, फूड क्रॉप तो करते नहीं थे, तो हमारे पास स्टॉक में भी नहीं था, और इस साल बारिश भी नहीं हुआ, कल्टीवेशन हुआ ही नहीं, तो अकाल पड़ जाएगा। अब खाने की कमी है, खाने की कमी में राजा के पास लोग आ रहे हैं कि भाई हमारे लिए खाना का अवेलेबल कर दो, कहीं से भी अवेलेबल करो। राजा बोल रहा है मेरे पास पैसा ही नहीं है, वो पैसा ही नहीं दे रहा, तो फ्रॉम वेयर विल आई प्रोवाइड यू द फूड। तो ऐसे में क्या हुआ था, 1770 में बंगाल का 1/3 पॉपुलेशन, मतलब अगर 100 पॉपुलेशन है तो 33 पीपल लोगों का डेथ हो गया था बिकॉज ऑफ हंगर। और वो एक बहुत ही एक्सट्रीम हाई लेवल का फेमाइन इंडिया में कहा जाता है, वो इसी ड्यूअल गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ था। ड्यूअल गवर्नमेंट का ही वो इम्पैक्ट था कि इंडिया में फेमाइन, बहुत भयंकर अकाल पड़ी थी, एंड 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बंगाल डाइड बिकॉज ऑफ हंगर, ठीक है। तो अब ये भी एक इसका इम्पैक्ट होगा, राइट। क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी कंपेल्ड द फार्मर्स to produce what, cash crops, right? Cash crops like इंडिगो, शुगर कैन, फिर आपका कॉटन, ये सब कल्टीवेट करने के लिए ज़्यादा, क्योंकि उसी में उन लोगों को कमाई ज़्यादा था। आप गेहूँ चावल उगाएंगे तो फिर उसमें ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा था, ठीक है। सो प्रोड्यूस कैश क्रॉप इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स, ठीक है, फूड क्रॉप्स, लीडिंग टू फेमाइन इन बंगाल in 1770, causing 1/3 population death of 1/3 of population, इन लोगों का डेथ कॉज कर दिया, ठीक है। कैन यू सी, अब ये सब के वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत नाम खराबी हो रही थी। ब्रिटेन में ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा था कि क्या हो रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश एम्पायर का नाम खराब कर रहा है, वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन पूरे खुलेआम कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी दादागिरी चल रही है, ये चल रही है, वो चल रही है। इस तरीके का प्रेशर बिल्डअप किया जाने लगा ब्रिटेन में। ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा गया कि आपकी जो ब्रिटेन की कंपनी है, जो इंडिया में जाकर हुड़कंप मचा रही है, उसके ऊपर कंट्रोल बनाओ, वहाँ से इनकम हमारे पास आना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल बनाओ, ठीक है। इसी बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी का खुद भी लॉस में चल रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत करप्शन बहुत हाई लेवल पे जा चुका था, इसमें करप्शन बहुत हाई लेवल पे था, देयर वाज अ हाई लेवल ऑफ करप्शन, एंड बिकॉज ऑफ दिस हाई लेवल ऑफ करप्शन कंपनी वाज गोइंग इन लॉस, ये लॉस में जा रहा है। देयर वाज अ लॉस बियर्ड बाय द कंपनी। कंपनी के मर्चेंट्स लोग, जो उस कंपनी में काम करने वाले लोग, ऑफिसर्स लोग हैं, उन लोगों के पास पैसा बहुत है,
क्योंकि करप्शन करके उन लोग पैसा अपना दबा दबा के रख रहे हैं, लेकिन कंपनी के पास पैसा नहीं है, एंड बिकॉज देर इज नो मनी विद द कंपनी, देर इज नो प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी, तो ब्रिटेन गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं जा रहा है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी अब सोच रही है, वो इतने मेन जगह पे, आपको पता है इंडिया को ब्रिटिश क्रॉन का ज्वेल कहा जाता था। देयर वाज अ सेइंग कि इंडिया इज द ज्वेल ऑफ द ब्रिटिश क्रॉन, मतलब ब्रिटिश एम्पायर की जितनी भी कॉलोनीज है उन सारे कॉलोनी में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई कॉलोनी था तो वो इंडिया था। वो सारे कॉलोनीज को छोड़ सकता है लेकिन इंडिया को नहीं छोड़ सकता, इतना इंपॉर्टेंट। अब ये ईस्ट इंडिया, और क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहाँ से अर्निंग ज़्यादा है। लेकिन ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग, जो ऑफिसर्स लोग हैं, वो वहाँ पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, खुद ही पैसा दबा दबा के रख रहे हैं और कोई प्रॉफिट शो नहीं कर रहा है। बोल रहा है कि कंपनी में लॉस है और कंपनी का लॉस दिखा के गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं आ रहा है, तो गवर्नमेंट का तो दिमाग सनकेगा। तो अब इन लोग सोचेंगे कि अब उसके ऊपर कंट्रोल बनाना पड़ेगा भाई, कोई ना कोई लॉ के थ्रू, ठीक है। तो ये सब माहौल होता जा रहा है, बिकॉज ऑफ विच अब गवर्नमेंट विल डिसाइड कि एनी हाउ वी हैव टू बिल्ड अ कंट्रोल, वी हैव टू रेगुलेट दिस पर्टिकुलर कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब ये सब माहौल चल ही रहा था कि बिकॉज ऑफ लॉस टू दिस कंपनी, कंपनी अप्रोच्ड द ब्रिटिश एम्पायर फॉर लोन। जैसे वो लोन के लिए आता है, इसी टाइम पे गवर्नमेंट बोलती है कि भाई अब हम लॉ बनाएंगे, एंड बाय लॉ वी विल ट्राई, फर्स्ट वी विल रेगुलेट यू एंड देन ओनली वी विल प्रोवाइड यू अ लोन। हम लोन आपको देंगे लेकिन हमारा कंडीशन है कि हम आपके एक्टिविटी को रेगुलेट करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ इसी बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी अप्रोच करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट को काहे के लिए, तो फॉर लोन। और यही सब माहौल के बीच में अब आएगा 1773 का एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है जी। दिस ऑल दीज थिंग विल लेड टू द ड्राफ्टिंग ऑफ 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है जी। तो आपसे एक क्वेश्चन ये आए कि व्हाट आर द बैकग्राउंड्स फॉर द regulating act of 1773, right? In the backdrop of which of the following reason the regulating act of 1773 was drafted by the British Parliament? So these are the background, ये सारे माहौल बने थे, because of this reason regulating act of 1773 आया था, ठीक है। क्या था, ड्यूअल गवर्नमेंट जो 65 में रॉबर्ट क्लाइव ने सेटअप किया था, ये लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। कंफ्यूजन के साथ साथ ही वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन बहुत हाई लेवल पे जा चुकी थी, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को जैसे ऐसे इमेजिन करिए, लाइक अ रिलायंस कंपनी, जस्ट टेक एन एग्जांपल, रिलायंस कंपनी, इंडिया देश है, इंडिया की अपनी गवर्नमेंट है, इसी गवर्नमेंट के अंडर ही है ना, इंडिया की कंपनी है रिलायंस, तो वो इंडिया के एम्पायर के अंदर ही माननी जानी चाहिए। ये रिलायंस ने कोई एक दूसरी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। कंपनी है ईस्ट इंडिया रिलायंस कंपनी ने किसी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया और गवर्नमेंट को बोला भाई हम वहाँ से माल लाकर बेचेंगे इधर, आपको टैक्स भी देंगे, आपको कोई दिक्कत। तो मोदी सरकार ने कहा अंबानी को कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिलायंस जाओ, कोई भी वो जो टेरिटरी है उस टेरिटरी के ऊपर अगर कब्जा करके वहाँ से मतलब फॉर एग्जांपल ट्रेड करेगा तो इट्स ओके, जा सकते हो। अब जब उन लोग वहाँ गए ट्रेड करने के लिए, तब वहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होना शुरू हुआ, तो उन लोग ने क्या किया, वहाँ के लोकल रूलर को ख़त्म किया और खुद ही रूलिंग भी करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर मोदी जी को आकर बोला कि हम वहाँ पर रूल भी कर रहे हैं सो दैट हमारा ट्रेड बहुत स्मूथली हो, हम वहाँ से ट्रेड करेंगे, विल गेट अ मनी और हम आपको टैक्स भी बहुत अच्छे से पे करेंगे, ठीक है। अब वहाँ जाके रिलायंस उस एरिया को ऑक्यूपाई भी कर लिया और ट्रेडिंग भी कर रहा है और साथ में एरिया अपने कंट्रोल में रखा है। इसी बीच में अब होगा क्या, मोदी जी का दिमाग सनकेगा, यार उतना अच्छा एरिया उसके कंट्रोल में आ गया है, टैक्स बोला था दूंगा, टैक्स दे रहा नहीं है, बोल रहा है कंपनी लॉस में जा रहा है, कंपनी लॉस में जा रहा है, और अंबानी एंटीला बनाया जा रहा है, ठीक है, खुद का करंट पैसा से भर रहा है और बोलता है कंपनी को लॉस है और हमको पैसा नहीं दे रहा है, पहली चीज़। दूसरा चीज़, भाई तुम कितना भी है, रिलायंस इंडिया के टेरिटरी में है, मतलब इंडिया की कंपनी है, तो आप इंडिया से बड़े नहीं हो सकते कभी, ठीक है। लेकिन आपको क्योंकि एक दूसरा एरिया मिल गया, आप अपने आप को इंडिया के बराबर, एक अलग देशी, अलग ही बुरा बराबर का समझ रहे हो, तो ये सही नहीं है, तुमको ठिकाने लगाना पड़ेगा, राइट। दिस विल बी द सेकंड थॉट इन द माइंड ऑफ मोदी गवर्नमेंट, राइट। वो ऐसा सोचेगा ना कि भाई वहाँ से पैसा नहीं दे रहा है, खुद का पैसा बनाया जा रहा है और अपने आप को ही बहुत हमारे बराबर का समझ रहा है, तो एक काम करना पड़ेगा, इसके ऊपर कंट्रोल बनाना होगा, तभी जाके उसको भी दिमाग सनकेगा, मतलब उसको भी दिमाग ठिकाने आएगा एंड दे विल अंडरस्टैंड कि नहीं भाई हम इंडिया से ऊपर नहीं है, भले कोई दूसरा टेरिटरी मिल गया है। अब यही सेम माहौल को आप शिफ्ट कर दीजिए ब्रिटेन एंड इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन एम्पायर के अंडर में है, राइट। वहाँ की कंपनी है तो ऑब्वियसली उस कंट्री के अंडर की ही कंपनी मानी जाएगी, और वो कंपनी एक इंडिया जैसे टेरिटरी को ऑक्यूपाई की है, ट्रेड करने आई थी। ट्रेड करने के लिए वहाँ पर क्योंकि इंडिया में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो दे स्टार्टेड टू ऑक्यूपाई दिस पर्टिकुलर एरिया। ब्रिटिश एम्पायर ने बोला इट्स ओके, कोई नहीं, आप कंट्रोल बना लो सो दैट आपका ट्रेड अच्छे से होगा। कंट्रोल बनाने के बाद में आप पैसा नहीं दे रहा है तो ब्रिटिश एम्पायर का दिमाग सनकेगा,
प्लस वहाँ पर ये कंपनी जाकर एक्सप्लॉयटेशन बहुत कर रही है, तो पूरी दुनिया में नाम खराब किसका होता है, तो ब्रिटिश एम्पायर का, राइट। इट इज़ ब्रिटिश एम्पायर जिसका नाम खराब होगा कि अब भाई देखो ब्रिटेन की एक कंपनी है जाकर बहुत एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन राइट का एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, नेचुरल राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रही है। तो अब ऐसे टाइम पर ब्रिटिश एम्पायर को लगा कि एनी हाउ वी नीड टू टेक सम डिसीजन, वी नीड टू टेक सम कॉन्क्रीट स्टेप, और उस कंपनी को जो हमारी कंपनी है जो वहाँ पर रूल कर रही है उसके ऊपर थोड़ा सा रेगुलेट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आने वाला है। इज इट क्लियर? रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया?